हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोड्यूस बायोलॉजी में। और मैं हूं। जी हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पर्टिकुलर चैप्टर की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है आपके लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप प्लीज़ जाइए उन वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ज़्यादा बेटर वे में अगर समझना है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट ज़रा समझिए, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जी हाँ, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको हमें सब्सक्राइब करना है। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कम्प्लीटली फ्री है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो नई वीडियो होंगी वो आप तक बहुत ही ईजिली पहुंचेगी। साथ ही साथ आपको मिलती बहुत सारी बायोलॉजी की ट्रिक्स मिलती है, और बायोलॉजी की ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, बहुत सारी आपको ट्रिक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मैंने बेसिक बायोलॉजी बताया है, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी, अगर आपको बेसिक बायोलॉजी नहीं पता है, कुछ फंडामेंटल्स नहीं पता है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, 2-4 वीडियो हैं वो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स, ठीक है। बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं आपको क्लास 10th के, क्लास 11th के, साथ ही साथ क्लास 12th की, ठीक है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे इनको हमने अरेंज किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ समझिएगा, साइंटिस्ट ने यहाँ पर कोई दूसरी कलाकारी नहीं की है। वैसे तो मेहनत तो बहुत की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिए हुआ क्या है। यहाँ पर जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप बनाते हो, तो अगर सामने से कोई आ रहा है, उससे पूछो कि इसमें कोई कमी है, रह गई है क्या, बताइए। तो सामने वाला जो बंदा है ना, वो ज़रूर कुछ न कुछ कमी उसमें दिखाएगा, आपको बोल के चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए, आपको एक घर बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, सिंपल सा, आपने इसको बनाया। किसी से के पास पूछोगे कि भाई ये बताओ कि क्या इसमें कुछ कमी है, तो कोई बोलेगा हाँ भाई इसमें तुम क्या करो, डोर लगा दो, तो डोर लगा दिया आपने। फिर कोई तीसरा आया, ठीक है, उससे पूछा कि भाई बताओ अभी भी कुछ कमी है, तो बोलेगा हाँ भाई क्या करो, इधर एक विंडो लगा दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो विंडो लग गया, ठीक है। फिर अगर कोई और भी पर्सन आता है, उससे भी पूछोगे कि भाई अभी भी बता दो कुछ और कमी है, तो बोलेगा भाई इस साइड भी विंडो आप बना दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम इस साइड भी बना देंगे, ठीक है। तो यानी जितने लोग आते जाएंगे वो कुछ न कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताते जाएंगे, और धीरे धीरे जो आपका घर होता है वो कंप्लीट होता जाता है, बेहतर बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हुआ है। जो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो कैरोलस लीनियस के थ्रू दिया गया। और यहाँ पर देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट थे उन्हें 2 किंगडम में, यानी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और जो साइंटिस्ट जिसने डिवाइड किया था उनका नाम था कैरोलस लीनियस। नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी नोमेनक्लेचर की, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब इन्होंने कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा है कि कैरोलस लीनियस जी जो आप बोल रहे हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हो। उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। तो इन्होंने और कुछ नहीं किया। ये देखिए, कैरोलस लीनियस ने ऑलरेडी प्लांटी और एनिमेलिया डिस्कवर किया था। इन्होंने बोला कि इसमें एक और जोड़िए, और किसको ऐड करिए आप, प्रोटिस्टा को, ठीक है। तो टर्म प्रोटिस्टा भी किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो है कोपलैंड। इन्होंने क्या बोला कि नहीं लीनियस और हेकल जी आप दोनों लोग गलत कह रहे हो, एक्चुअल में 3 किंगडम नहीं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हो ये सारे लोग कमियां निकाल रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने और कुछ नया नहीं किया। देखिए, प्लांटी और एनिमेलिया किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, और प्रोटिस्टा किसने दिया था, हेकल ने दिया था। अब इन्होंने एक और ऐड कर दिया, क्या, मोनेरा। इन्होंने बोला कि भाई ये मोनेरा भी ऐड करिए, मोनेरा को अलग सेपरेट करिए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था
आर.एच. विटेकर, और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो 1969 में इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप तीनों लोग गलत कह रहे हो, आप लिनियस जी भी आप भी गलत कह रहे हो, हेकल जी आप भी गलत कह रहे हो, एंड कोपलैंड आप भी गलत कह रहे हो। एक्चुअल में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन। जी हाँ, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और इसे किसने दिया था, याद रखेंगे बच्चों, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और इन्होंने एक चीज और ऐड किया, यहां पर देखिए, फंगाई। ठीक है, इन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया, फंगाई। तो आप बाकी सारी चीज देख रहे हो, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है, पहले से। लेकिन इन्होंने एक चीज और ऐड किया, क्या, फंगाई। ठीक है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जान लीजिए। ठीक है, कार्ल वूज। ठीक है, कार्ल वूज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर से वही जो परंपरा थी उससे आगे बढ़ाया, बोला कि आप भी गलत कह रहे हो विटेकर जी, एक्चुअल में 5 किंगडम में हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए, हमें 6 किंगडम में डिवाइड करना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और ये मोस्ट रिसेंट है, यानी बहुत जल्दी में दिया गया है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले तो इन्होंने 3 किंगडम में 3 पार्ट्स में डिवाइड करी, क्या क्या, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। ठीक है, यानी इन्होंने डोमेन ऑफ लाइफ दिया था, 3 डोमेन ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके, इन्होंने बोला आर्किया में रखिए आर्की बैक्टीरिया को, जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जो पहले ओरिजिनेट हुए सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो सच्चे वाले ट्रू बैक्टीरिया, उन्हें यू बैक्टीरिया में रखिए, ठीक है, और यूकैरियोटा में, यानी ऐसी सेल्स को रखिए जो यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, उसमें किसको रखिए, प्रोटिस्टा को रखिए, प्लांटी को रखिए, एनिमेलिया को रखिए, और फंगाई को रखिए। ठीक है ना, तो इन्होंने ये बताया कि 6 किंगडम में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब जरा समझिए, ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन हमें सबसे ज्यादा किसको फोकस करना है बच्चों, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक ईयर हो। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। एंड जो नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट, वो है आर.एच. विटेकर का, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन, इसे याद रखेंगे। नंबर 1 इज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया एंड फंगाई। ठीक है, तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा, और इसे ही माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा सुटेबल है, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन मॉडल है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया चुना था ना, वो काफी लाजवाब थे, इनमें आगे चल के कोई कमी नहीं निकाल सकता था। और ऐसा माना जाता है कि अब तक का, ठीक है, अब तक का सबसे वेल डिफाइंड क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर के थ्रू जो दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या थे, वो क्या क्राइटेरिया क्या थे जिसके बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, चलिए देखते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जरा समझिए, क्राइटेरिया होता क्यों है, इसको भी जरा समझिए। जैसे गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, जैसे वृद्धा पेंशन। ठीक है, तो वृद्धा पेंशन मीन्स व्हाट, कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कुछ पैसे देती है, कुछ छूट देती है ट्रेन वगैरह में अगर वो सफर करते हैं तो। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है जिसकी एज 60 के एबव है उसे ही हम बूढ़ा मानेंगे, है ना, उसे ओल्डर हम मानेंगे। ठीक है, लेकिन जिसकी एज 60 के बिलो है उसे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये जो सब्सिडी, ये जो छूट है वो नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया डिसाइड किया। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आपको क्लास 11th पढ़ना है तो उससे पहले 10th पास आउट होना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसी तरह कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो आर.एच. विटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया चूज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज बच्चों रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 1 रिप्रोडक्शन। इन्होंने रिप्रोडक्शन को लिया। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। अभी हम इन सभी के बारे में, 5 क्राइटेरिया के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, जो सेकेंड वन लिया था बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट।
जो थर्ड वन लिया था वो क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी है वो कैसे बनी है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे खाना खाता है, ठीक है, उसके बेसिस पर, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल था, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। आगे देखिए फाइलोजेनी, फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को वो बिल्डअप करता है, वो बताएगा कि उसका ओरिजिन कब हुआ, किससे पहले हुआ या किसके बाद हुआ, ठीक है। अभी हम चलते हैं वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे हर एक टर्म्स को, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले हम देखेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन को, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वेट ए सेकेंड, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वेट ए सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, ये थोड़ा सा ये पेन टैब जो है ना थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ अभी ठीक। एन ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ, ठीक है, लाइक देमसेल्फ, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी वो एबिलिटी जिसमें क्या है, वो नए ऑस्प्रिंग को, नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, एक नई संतान को जन्म देता है, और जो नई संतान उत्पन्न हुई है, जो नई संतान पैदा हुई है, वो उसके ही जैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, जैसे ग्रैंडफादर थे, ठीक है, जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं है ना, ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रैंडफादर ने किसको बनाया, फादर को बनाया, फादर ने किसको बनाया, सन को बनाया, ठीक है ना, सन या फिर डॉटर, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो यस फॉर सन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ग्रैंडफादर जो थे वो क्या थे, एक ह्यूमन थे, फादर भी क्या है, एक ह्यूमन है, और सन भी क्या है, एक ह्यूमन है, ठीक है ना। तो देखिए आप, जब ग्रैंडफादर ने फादर को बनाया, तो जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया ना, उसे हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई बच्चों, क्योंकि आप देखिए जो ग्रैंडफादर है वो भी ह्यूमन है और जो फादर है वो भी ह्यूमन है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू अपने जैसी एक नई संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये 2 टाइप्स का हो सकता है बच्चों। कौन कौन से टाइप का, आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइप का हो सकता है। एसेक्सुअल हो सकता है, या फिर सेक्सुअल हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां पर देखिए, एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां पर देखिए, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which only single parent are involved, सिंगल, रुक गया भाई, है ना, सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। जी हाँ, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि देखिए आप यहाँ पर बच्चों, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है ना, ये किसी रोज का प्लांट है, ठीक है, ये कोई गुलाब का खूबसूरत सा पौधा है, सपोज इट। हाँ, अभी जरा ध्यान दीजिए, या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये एक मेल है, तो मेल का साइन ऐसे हम बनाते हैं। तो अगर ये मेल है बच्चों, तो आप क्या करते हो, कभी आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, उसके आपने देखा बालकनी में कि बढ़िया सा एक गुलाब खिला हुआ है, तो आप बोलते हो यही मुझे भी प्लांट चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसकी एक स्टेम जो होती है ना, उसकी एक ब्रांच कट करते हो, और इस ब्रांच को लाते हो अपने घर पे, और अपने पॉट में आप क्या करते हो, इसे इम्प्लांट कर देते हो, ठीक है ना, यहाँ पे इसे इम्प्लांट कर दोगे, तो ये बड़ा होकर फिर से एक नया रोज का प्लांट बना लेगा,
ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये सिर्फ एक मेल ही था, इसे फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जा रहा है, यानी रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमने मेल लिया, यहाँ पर एक फीमेल लिया। मेल से क्या बनता है बच्चों बताइए, स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल जो फीमेल होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, ओवा का, ठीक है, ओवा यानी क्या, एग, ठीक है, एग का फॉर्मेशन होता है। एंड दीज स्पर्म एंड ओवा बोथ आर फ्यूज टुगेदर एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट, है ना, जाइगोट बनता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही जाइगोट क्या करता है, डेवलप होके एक बड़ा सा इंसान बनता है, एक इंसान का बच्चा बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब जरा समझिए, ये जो नई लाइफ क्रिएट हुई है, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, इसके पैदा होने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पर देखिए मेल की भी ज़रूरत है, ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, एंड फीमेल की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ रही है एक नए बच्चे पैदा करने के लिए, एक नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई क्या। और यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमिट यहाँ पर क्या है, देखिए मेल गैमिट है स्पर्म, वाइल जो फीमेल गैमिट है वो क्या है, ओवा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा ना पेन टाइप मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट आई होप बहुत जल्दी मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूँ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन in which, a type of reproduction in which both parents are involved, both parents are involved, ठीक है। बोथ पेरेंट्स मीन्स क्या, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एंड प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, वेट ए सेकेंड, तू कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल। अगर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है ना। याद रखेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमने जान लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसके भी बेसिस पे क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लेकिन आई होप आप नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है हमारा, उसे क्या लिया था, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। सेल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो प्रोकैरियोट होगा या तो फिर क्या होगा, यूकैरियोट। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, बस अगर आपने टर्म्स को ब्रेक किया ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो प्रोकैरियोट होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। प्रो मीन्स क्या होता है बच्चों, फर्स्ट, क्या होता है, फर्स्ट। एंड कैरियन, कैरियन मीन्स क्या होता है बच्चों, कैरियोट यानी कि कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब जरा समझिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस बना होगा, या तो प्रोमिस होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी पुराना वाला न्यूक्लियस हो, पहले के जैसा बहुत ही वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। यहां पर देखिए एक सेल है बच्चों, एक सेल है, इसमें यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसे हमने क्या बोला है, डीएनए, ठीक है, डीएनए बोला है। अब इस डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, यानी ये कैसा न्यूक्लियस है,
प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। तो इस सेल को हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहां पर देखिए यूकैरियोट मींस क्या होता है बच्चों, यू मींस होता है ट्रू, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यू मींस क्या होता है, ट्रू, ट्रू मींस क्या, सच्चा, ठीक है। एंड कैरियन मींस क्या होता है बच्चों, कैरियोट यानी कैरियन मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। एक ऐसी सेल जिसमें सच्चा वाला न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट अ सेकेंड, न्यूक्लियस, ठीक है ना। एक ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक सेल है बच्चों, यहां पर आपको सेल दिख रही होगी, यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये क्या है इसका, इस सेल का डीएनए। लेकिन इस डीएनए के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। यहां पर देखिए इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये कैसा न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, सच्चा न्यूक्लियस होगा। और ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। भाई हो जा, क्या दिक्कत है ई बनने में तुझे, हाँ यहाँ पर देखो, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ क्राइटेरिया के बारे में हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था वो क्या था बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी कैसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, ठीक है, यूनी मीन्स क्या होता है बच्चों, देखिए यूनी मीन्स होता है सिंगल, यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल, वन, ठीक है। एंड सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेलुलर मीन्स होता है सेल, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर देखिए ये एक बैक्टीरिया है, इसमें कितनी सेल है, जस्ट सिंगल सेल, ठीक है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, अमीबा, अमीबा भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें और कुछ, तो पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, आप जानते हो। तो ये सभी सेल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हो, एक ही सेल से बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो मल्टी मीन्स क्या होता है, मल्टीमीडिया आप देखते हो ना, मल्टीमीडिया, मल्टी थिएटर्स होते हैं ना, मल्टी स्क्रीन थिएटर होते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्क्रीन होती है। तो मल्टी मीन्स क्या होता है बच्चों, मेनी, ठीक है ना, मल्टी मीन्स व्हाट, मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। एंड सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल, ठीक है, सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल। द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहां पर देखिए, ये देखो एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है, इसकी जो बॉडी है ना बहुत सारी सेल से मिलकर बनी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, ऑल हायर एनिमल्स एंड ऑल हायर प्लांट्स। जितने भी हायर एनिमल और प्लांट होते हैं ना, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन की बॉडी देखो यहाँ पे, तो अगर मेरा ये हैंड आप देख रहे हो ना, इस फिंगर में करोड़ों सेल्स होती हैं, ठीक है, करोड़ों सेल्स होती हैं। तो मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। कोई भी प्लांट आप ले लो, मल्टी सेलुलर होता है, उसमें करोड़ों सेल्स होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या लिख सकते हो आप, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यानी कि किस तरह से ये फूड लेते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड किस तरह से लेता है, उसके भी बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं,
ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स होता है क्या, सेल्फ, ठीक है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। एंड ट्रॉफिक यानी ट्रॉफ मीन्स क्या होता है बच्चों, फूड, ठीक है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ फूड का फॉर्मेशन करता है, खुद से अपना भोजन बनाता है, खुद से खाना खाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो खुद से खाना बनाता है अपना, बताइए, ऑल ग्रीन प्लांट, है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, द ऑर्गेनिज्म which make their food themselves, ठीक है, ये यस है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ये कॉमनली आप जानिए। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो भी अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, यानी हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरो मीन्स क्या होता है बच्चों, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है, हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट या फिर अदर, ठीक है, डिफरेंट या फिर अदर। एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है बताइए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फूड, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए बच्चों, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक, वेट अ सेकेंड, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, हेटेरो मीन्स डिफरेंट या अदर एंड ट्रॉफ मीन्स फूड, ओके। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड, या विच ऑब्टेन्ड, मेक तो होगा नहीं, ठीक है, विच ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए आप, क्या आप ऑटोट्रॉफिक हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक, तो आप बोलोगे सर मैं तो ऑटोट्रॉफिक हूँ। कैसे सर, मैं खुद जाता हूँ मार्केट, सब्जी लाता हूँ, घर पे मेरे खुद का खाना बनता है और मैं खाता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप ऑटोट्रॉफिक नहीं हो। कैसे, जो आप ग्रेन्स ला रहे हो, जो वेजिटेबल्स ला रहे हो, बाकी सारी चीजें ना, वो कभी प्लांट का पार्ट थी। तो प्लांट क्या था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आप दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी खा रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका फूड ले रहे हो, बात समझ, ठीक है। तो हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए फाइलोजेनी क्या होता है, लास्ट वन, फॉलो इवोल्यूशनरी पैटर्न। ये क्या करता है, इवोल्यूशनरी पैटर्न को फॉलो करता है, यानी ये बताएगा कि पहले किसकी ओरिजिन हुई, पहले कौन इस दुनिया में आया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने फैमिली में बात करें तो पहले ग्रैंडफादर, ठीक है, पहले ग्रैंडफादर आए होंगे इस दुनिया में। ग्रैंडफादर के बाद कौन आया होगा, फादर जी आए होंगे। फादर के बाद कौन आया होगा, सन आया होगा। सन के बाद कौन आया होगा, ग्रैंड सन आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी पैटर्न है ना, कि आपके घर में सबसे बूढ़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो इसको बोलते हैं हम आपकी फैमिली का इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, तो आपको पता है जो फर्स्ट टाइम लाइफ क्रिएट हुई थी, जो पहली बार जन्म हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, ओशियन में हुआ था। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऐसे, पहले फिश का इवोल्यूशन हुआ, पहले फिश इस दुनिया में आई। फिश के बाद कौन आए, एम्फीबिया, यानी कि फ्रॉग, ठीक है, हाँ क्या हो रहा है,
ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग के बाद कौन आए बताइए? रेप्टाइल्स यानी स्नैक, ठीक है, रेप्टाइल्स आए, स्नैक वगैरह, लिजार्ड वगैरह, क्रोकोडाइल जो होते हैं, ठीक है। उनके बाद कौन आए? एवीज यानी कि बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स आए। बर्ड्स के बाद कौन आए? मैमल्स यानी ह्यूमन वगैरह, ठीक है ना, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, बाकी सारी चीज जितने भी मैमल्स हैं ये सब आए, ठीक है। तो यानी कि ये इवोल्यूशनरी पैटर्न को भी फॉलो करता है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ये भी बताया जाता है कि पहले कौन जन्म, किसका जन्म हुआ, पहले कौन इस धरती पर आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है ना, इसको भी बताया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा, हमने कौन कौन सा किंगडम देखा? किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा देखा हमने, किंगडम प्रोटिस्टा देखा है हमने, प्रोटिस्टा देखा है, साथ ही साथ किंगडम फंगाई भी देखा है हमने। किंगडम फंगाई के बाद क्या था? किंगडम प्लांटी देखा है हमने, ठीक है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बाद क्या था? किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सभी किंगडम के बारे में। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज पे तो सबका अधिकार है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, सेंड करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।